नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में योजना 2021-22 को पढ़ेंगे, जो कि संपूर्ण एक वर्ष का है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष के तहत चलाए गए जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, जो कि आगामी एक दिवसीय तथा अन्य मुख्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इस वीडियो में योजना को हम लोग सरल प्रश्न उत्तरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो है प्रश्न है कि जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन दिया है कि यह एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। कथन दूसरा है कि इस मिशन की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को की गई। और कथन तीसरा है कि इस मिशन का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है केवल तीसरा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी सही हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है 2024 तक हर घर को जो है नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। और इसकी शुरुआत जो है 1 फरवरी 2021 को की गई है। और यह जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष रखी गई है। इसके तहत जो है 2,88,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसका सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना का उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरों तक नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। यह योजना 2021 से 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। 2021 के केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए घोषित सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना केंद्र सरकार की 2019 में लॉन्च की गई ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ही एक भाग है। यह मिशन सभी घरों में तक नल जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए देश का 12वां प्रयास है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया है। कथन दूसरा है कि यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तीसरा कथन है कि इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए है केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी केवल तीसरा सही है और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है कि ई-रूपी एक क्या है, एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसका उद्घाटन 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया है। यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इस निर्बाध एक मुफ्त भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर ही वाउचर की राशि को प्राप्त
करने में सक्षम होंगे। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने अपनी UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि 16 अप्रैल 2021 को जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी केवल सही है, ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल 2021 को जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। यह DNRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है। जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है DNRLM के तहत लिंग संवेदी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। DNRLM का अर्थ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। IWWAGE का अर्थ इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी है। यह महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं के लिए भूमि के अधिकार और उनके जुड़ाव तक पहुँचे को आसान बनाता है। सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मजबूत संस्थाएं स्थापित करना, भोजन पोषण, स्वास्थ्य और पानी एवं स्वच्छता के बारे में सर्वोत्तम अभ्यास कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख एवं योजनाओं को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। मिशन वात्सल्य हेतु बजट 2021-22 में कितनी राशि आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए है 800 करोड़, बी है 900 करोड़, सी है 1000 करोड़ और डी दिया है 1200 करोड़। तो यहाँ पर ए में दिया गया है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है केवल तीसरा और डी केवल चौथा सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी केवल दूसरा यानी कि 900 करोड़ रुपए जो है मिशन वात्सल्य हेतु बजट 2021-22 में आवंटन किया गया है। 8 मार्च 2021 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा और बढ़ाए जाने, उनके वितरण, उन तक पहुंच और सकारात्मक परिणामों के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय करके मिशन पोषण 2.0 शुरू करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत छत्रक अम्ब्रेला ICDAS आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजनाएं और राष्ट्रीय शिशु गृह क्रेंच योजना शामिल की गई हैं। छत्रक योजना मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण योजनाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 11 मई 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का शुभारंभ किया है। यह प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम हेतु
चुने गए कुल 53 समूहों में से कितने बागवानी समूहों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए है 25, बी है 20, सी है 15 और डी है 12। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी केवल तीसरा और डी केवल चौथा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी केवल चौथा सही है, यानी कि कुल चुने हुए 53 समूहों में से जो है केवल 12 बागवानी समूहों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। 31 मई 2021 को केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूहों को उगाना और विकसित करना है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एक प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम हेतु चुने गए कुल 53 समूहों में से 12 बागवानी समूहों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय बागवानी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगा, जिसमें पूर्व उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग शामिल है। यह कार्यक्रम भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और बागवानी समूहों के एकीकृत और बाजार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्धि कार्यक्रम योजना 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर ए दिया गया है केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा, सी केवल तीसरा और डी केवल चौथा सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है केवल चौथा, यानी कि समृद्धि कार्यक्रम योजना 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादन स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। कार्यक्रम के बारे में बात करें तो कार्यक्रम को मिटी स्टार्टअप हब MSH द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अगले 3 वर्षों में ग्राहक कनेक्ट, निवेश कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन प्रदान करके 300 स्टार्टअप को तेज करने का ध्यान केंद्रित करेगा। 40 लाख रुपए तक का निवेश स्टार्टअप को चयनित एक्सीलरेशन के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पच्चीस अगस्त 2021 को शुरू किए गए 100 दिवसीय सुजलाम अभियान के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर पहला तथ्य है कि यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा तथ्य है कि यह अभियान कम से कम समय में त्वरित रूप से पूरे देश के गांवों के लिए ODF प्लस वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाएगा। तीसरा कथन है कि इस अभियान में SBMG फेज सेकंड के दौरान प्राप्त किए गए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन वाले मंच का उपयोग किया जाएगा। चौथा कथन है कि इस अभियान के अंतर्गत निरंतरता बनाए रखने और सोख गड्ढों के गतिविधियों के निर्माण की शुरुआत करने हेतु 100 दिवसीय योजना विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि पहला सही है, बी है दूसरा सही है, सी कह रहा है कि तीसरा सही है और डी कह रहा है कि चौथा सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी केवल तीसरा यहाँ पर गलत है, यानी कि सुजलाम अभियान के लिए केवल यहाँ पे तीसरा तथ्य गलत है कि इस अभियान में SBMG फेज सेकंड के दौरान प्राप्त किए गए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन वाले मंच का उपयोग
किया जाएगा। ये तथ्य जो है गलत है। 25 अगस्त 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए विशेष रूप से 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण करना है और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करना है। इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और बदले में वाटर बॉडीज को पूर्ण रूप में लाने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है कि दिव्यांगों से है, दूसरा दिया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों से है, तीसरा दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से है, और चौथा है कि कुपोषित बच्चों से। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा, सी दिया है कि केवल तीसरा, और डी दिया गया है केवल चौथा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यानी कि केवल तीसरा, कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना संबंधित है। अक्टूबर 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को की गई थी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिए थे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र से मासिक वृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए से देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के लिए पात्र बच्चों का पंजीकरण जो है 29 मई 2021 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2021 तक के मध्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन पहला है 105, बी है 108, सी है 112 और डी 115। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी केवल तीसरा और डी दिया है केवल चौथा सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तीसरा 112 यानी कि पिरामिल फाउंडेशन और नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है सिर्फ 112 जिलों में लागू किया गया है। आठ जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना है। यह अभियान एक विशिष्ट पहल आकांक्षी जिला सहभागिता का हिस्सा है। इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक NGO की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जो इन बाउंड आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से मरीजों से जुड़ने के लिए
1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। पिरामिल फाउंडेशन एनजीओ और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के साथ काम करेगा। प्रत्येक स्वयंसेवकों को 20 प्रभावित परिवारों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह अभियान 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के माध्यम से खाद्य तेल से जुड़ी समग्र व्यवस्था में कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा की है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक, दूसरा है कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक, तीसरा है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक और डी है 11,000 करोड़ रुपए से अधिक। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों और डी केवल चौथा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी केवल चौथा यानी कि 11,000 करोड़ रुपए जो है तेल मिशन ऑयल पाम के लिए जारी किया गया है। नौ अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP शुरू करने की घोषणा की है और इस पर प्रकाश भी डाला है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम ताड़ का तेल के माध्यम से खाद्य तेल से जुड़ी समग्र व्यवस्था में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इस मिशन के तहत वित्तीय परिव्यय 5 वर्ष की अवधि में होगा। ऑयल पाम एक खाद्य वनस्पति तेल है जिसे ताड़ का तेल भी कहा जाता है। सरकार इस मिशन के तहत यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बेहतरीन बीजों से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं मिल सके। भारत प्रतिवर्ष 55% से अधिक पाम तेल का आयात करता है। इसके तहत 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गई है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है कि 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया है। कथन दूसरा है कि इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। कथन तीसरा है कि यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। कथन चौथा है कि ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों सही है और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। सत्ताईस सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। यह मिशन एक आसान और बाधा रहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा। यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। इस मिशन से न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाएं सरल होंगी बल्कि इससे जीवन की सुगमता भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है,
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। दूसरा है कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोरचना का सृजन और विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी ना तो पहला ना तो दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत योजना से अतिरिक्त है या अलग है। योजना का कुल व्यय जो है 5,000 करोड़ रुपए है। यह योजना भविष्य में बीमारियों से लड़ने और उन पर काबू पाने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करेगी। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को योजना का समर्थन मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डिजी सक्षम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ डिजिटल कौशल कार्यक्रम डिजी सक्षम का शुभारंभ किया है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना है। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? पहला है केवल पहला सही है, बी दिया है केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों और डी ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी पहला और दूसरा दोनों सही है। इस पहल को ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से संचालित कार्यक्रमों के विस्तार के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ एडवांस कंप्यूटिंग तथा मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रोजगार के इच्छुक युवा राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों के वंचित समुदाय से संबंधित युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। डिजी सक्षम पहल के तहत मूलतः 3 प्रकार से डिजिटल कौशल स्वप्रशिक्षण, BILT मोड और आभासी प्रशिक्षण के नेतृत्व में तथा ILT मोड में जो है प्रशिक्षक के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे रोजगार उपलब्ध कराने, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए NCS परियोजना को मिशन मोड के रूप में लागू कर रहा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में निम्न कथन सत्य है। पहला कथन है कि इस मिशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से की गई। दूसरा कथन है कि सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है कि केवल पहला सही है, बी ऑप्शन है कि केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों सही है और डी ना तो पहला ना तो दूसरा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी पहला और दूसरा दोनों सही है।
मिशन के तहत जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। SBM U 2.0 सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त प्लस और 1 लाख से कम आबादी वाले लोगों को खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस बनाना है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। SBM U 2.0 ठोस कचरे का स्रोत पृथक्करण 3RS रिड्यूस, रीयूज, रिसाइक्लिंग के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विरासत डंप साइट का प्रचार करना है। SBM U 2.0 का परिव्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, अटल मिशन अमृत 2.0 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य है कि 12 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोरचना का सृजन और विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि 2,77,000 करोड़ रुपए है। तीसरा कथन है कि अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4,575 साविधिक शहरों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी के आपूर्ति के सार्वजनिक कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। चौथा कथन है कि 500 अमृत शहरों में घरेलू सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज इसका एक और उद्देश्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए केवल पहला सही, बी केवल दूसरा, सी केवल तीसरा, डी ना तो पहला ना तो दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी केवल तीसरा सही है। 12 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की है। नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि 2,77,000 करोड़ रुपए है। इस राशि में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। यह मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल पर इस मिशन की निगरानी की जाएगी। परियोजनाओं की जियो टैगिंग भी की जाएगी। शहर जल संतुलन योजना के माध्यम से अपने जल स्रोतों, खपत, भविष्य की आवश्यकता और पानी के नुकसान का आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित होंगे। दूसरा कथन है 5F फार्मूला में फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन शामिल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन केवल पहला सही, बी केवल दूसरा, सी 1 और 2 दोनों सही और डी ना तो पहला ना तो दूसरा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, पहला और दूसरा। केंद्र ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में मदद करने के प्रयास में देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क या
पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क है। इन पार्कों को एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड साइटों पर स्थापित किया जाएगा, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में राज्य सरकार और राज्य भारत सरकार के स्वामित्व में होगा। परियोजना के लिए कुल परिव्यय 5 वर्षों के लिए 4,445 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को की गई है। ये था हमारा योजना से संबंधित सभी एक वर्ष का करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।